नौवां इलस्ट्रेशन। नौवां जो इलस्ट्रेशन आपके बुक का, उसमें दो पार्टनर है ए और बी, जिनका लाभ हानि का जो अनुपात है वो है 2:1। सूचनाएं जो दे रखी है उसके अनुसार सबसे पहले हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसके एडजस्टमेंट हम देख रहे थे कि इसमें क्या मदद दिखाई जाएगी। इसमें एडजस्टमेंट में सबसे पहले दे रखा है कि नया साझेदार सी आ रहा है और सी के आने के बाद में उनका नया लाभ हानि अनुपात 3:1 होगा, और निम्न समायोजनों के पश्चात सी आनुपातिक पूंजी की राशि लाएगा। देखो इसमें नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी है। अगर नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी है तो पहले पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे और फिर उसके आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। लेकिन पुराने साझेदारों की समायोजित जो पूंजी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो इसमें दे रखा है पहला, इसमें एडजस्टमेंट है कि 500 रुपये का एक देनदार मर गया, उससे कुछ भी वसूल नहीं होगा। देनदारों में कमी हो गई है, देनदार एसेट्स है और एसेट्स में यदि कमी होती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड। 500 रुपये, ये 500 रुपये जो देनदारों में कमी हो गई है। इसके बाद में दे रखा है कि फर्म के पास 2600 रुपये मूल्य का एक पुराना कंप्यूटर है जिसे लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया हुआ, पुस्तकों में उसका लेखा किया जाएगा। एक पुराना कंप्यूटर था 2600 रुपये का जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया था। अब करेंगे, जब अब करेंगे तो संपत्तियां जो है, एसेट्स है, वो इंक्रीज हो रही है और संपत्ति में वृद्धि होती है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड, बाय कंप्यूटर। 2600 रुपये। इसके बाद में दे रखा है पेटेंट मूल्यहीन है। पेटेंट जो एसेट्स है अब उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। तो पुरानी बैलेंस शीट देखो जो क्वेश्चन में दे रखी है, पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें पेटेंट का मूल्य 2000 दे रखा है और अब इनका कोई मूल्य नहीं है, तो मतलब संपत्तियां जो है डिक्रीज हो रही है, और संपत्तियां एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड। संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो हम उसको डीआर साइड में दिखाते हैं, तो डीआर साइड में 2000 दिखा देंगे, क्योंकि पेटेंट का मूल्य कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से उसका मूल्य समाप्त हो गया है, तो इसलिए डीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में देखा है लेनदारों पर 2% कटौती प्राप्त होगी। लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स दायित्व है, और क्रेडिटर्स इसमें क्वेश्चन में जो अपने दे रखे हैं वो है 20,000। 20,000 का 2% होता है 400 रुपये, और लेनदारों से अगर हमारे को डिस्काउंट प्राप्त होता है तो बेनिफिट होता है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड, क्योंकि लायबिलिटीज में कमी होती है। तो 400 रुपये ये जो लेनदारों में कमी हो रही है इसको दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है विनियोगों का मूल्यांकन 28,000 रुपये पर किया गया। इन्वेस्टमेंट का मूल्य अब 28,000 है। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो, पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें इन्वेस्टमेंट का मूल्य दे रखा है 33,000 और अब मूल्य कितना है, 28,000। तो कितनी कमी हो गई है इसमें, 5,000 की, 5,000 की कमी हो गई है। लेकिन इसमें देखो ये पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके लायबिलिटी साइड में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी कि विनियोगों के मूल्य में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो कमी वृद्धि होती है, उसके लिए इस प्रकार का फंड बनाया जाता है। तो हमने पहले से अनुमान लगा रखा था कि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में 3,000 की कमी आ सकती है। हमने 3,000 रुपये पहले मान रखे थे कि 3,000 की कमी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में कमी कितनी हुई है, 5,000। तो 3,000 तो हमने पहले मान रखे थे और 2,000 रुपये की और कमी हो गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, 2,000। कहां पर दिखाया जाएगा, डीआर साइड। ये 2,000 रुपये ही आपके हो गया, बस इसके अलावा और कोई मद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल लगा लेंगे। टोटल देखो इसमें डीआर साइड का ज्यादा रहा है, डीआर साइड का टोटल आ रहा है 4,500 और सीआर साइड का जो टोटल है 2600, 400, 3,000। 3,000 अगर इसमें से लेस कर देते हैं तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1,500 रुपये का। चूंकि डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए फर्म को क्या हो रहा है, लॉस। तो रिवैल्यूएशन पर इसमें लॉस हो रहा है और इस लॉस को 1,500 रुपये का जो लॉस हो रहा है इसको पुराने साझेदार बांटेंगे अपने पुराने अनुपात में, और पुराने साझेदार है ए और बी और इनका अनुपात दे रखा है 2:1। तो ए और बी दोनों बांटेंगे इसको 1,500 रुपये को
2:1 के अनुपात में। तो ए का हिस्सा 2/3, तो इसका हो गया 1000, तो दूसरे का 1/3 कितना हो गया 500 रुपये। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। ये हो गया आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने क्या है इसका लॉस ज्ञात करके साझेदारों में बांट दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट जब बनाएंगे तो अब उसके अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो है इस प्रकार से बनाया जाएगा। देखो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो 400 रुपये लेनदारों पर प्रोविजन बनाया था उसको क्रेडिटर्स के नाम से दिखाया। इसको हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से भी हम दिखा सकते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि एक्चुअल में क्या है डिस्काउंट हमारे को मिल रहा है तो डिस्काउंट के नाम से ही इसको दिखाया जाना चाहिए। कई बार इसको क्रेडिटर्स के नाम से भी दिखा दिया जाता है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से दिखाएंगे यहाँ पर। तो बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो उसमें 400 रुपये हम क्रेडिटर्स में से लेस कर देंगे। अब आगे देखो पार्टनरशिप अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखो पार्टनरशिप अकाउंट हम बना रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष पुराने साझेदारों का सीआर साइड में बाई बैलेंस बीडी। तो ए और बी जो पुराने साझेदार है उनकी कैपिटल दे रखी है 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000। सबसे पहले कैपिटल ये दिखाई। चूंकि नए साझेदार की पूंजी इसमें नहीं दे रखी है वो कैपिटल हम सबसे लास्ट में ज्ञात करेंगे, पहले बाकी जो मदे हैं वो दिखा देंगे। पूंजी का बैलेंस दिखाने के बाद में फिर देखो इसमें हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें हमारे को लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन लॉस डीआर साइड में दिखाया जाता है, तो उसको हम डीआर साइड में दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन लॉस 1000 और 500 रुपये पुराने साझेदारों में बांटा था इसलिए इनके खाते में दिखाएंगे। इसके बाद में देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उस पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखा है आपके रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो होता है लाभों का शेष होता है जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। और अवितरित लाभों का जो शेष होता है चूंकि पुराने साझेदारों के द्वारा बनाया गया था इसलिए उस पर अधिकार भी पुराने साझेदार का होता है, इसलिए पुराने साझेदारी बांटेंगे उसको पुराने अनुपात में सीआर साइड में। रिजर्व फंड, तो इसमें रिजर्व फंड है 12,000 है, तो 12,000 को हम 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर लेंगे। 8,000 और 4,000 ये हो गया आपके रिजर्व फंड। अब इसमें पुरानी बैलेंस शीट की अब और कोई मद नहीं है जो हमारे को इसमें दिखानी है, लेकिन इसमें नया साझेदार जो है गुडविल की राशि लेकर आ रहा है 10,000 रुपये, और गुडविल की राशि जो नया साझेदार लेकर आता है उस पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है और पुराने साझेदार इसको हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो इसमें हमारे को सैक्रिफाइस रेशियो है वो निकालना पड़ेगा। इसमें देखो सबसे पहले ए का पुराना अनुपात है 2/3 और नया अनुपात है 3/6। ये ए का सैक्रिफाइस आ रहा है 1/6। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे। बी का जो पुराना अनुपात है वो 1/3 था और नया है 2/6। 2/6 या 1/3 एक ही बात है, यानी कि बी को पहले भी 1/3 हिस्सा मिल रहा था और अब भी 1/3 हिस्सा मिल रहा है, यानी कि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इसमें न तो इसने सेक्रीफाइस किया है न इसको गेन मिल रहा है। इसलिए सेक्रीफाइस केवल ए ने किया है, इसलिए इस संपूर्ण गुडविल की जो राशि है इस पर अधिकार किसका होगा, ए का होगा। तो नया साझेदार जो सी है 10,000 रुपये जो गुडविल के लेकर आ रहा है उस पर केवल ए का अधिकार होगा, केवल ए के खाते में ये राशि दिखाई जाएगी। बी के खाते में हमने क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि बी ने कोई त्याग नहीं किया है, उसको पहले जितना हिस्सा पहले मिल रहा था अब भी उसको उतना ही मिल रहा है, इसलिए बी के खाते में राशि नहीं दिखाई जाए। ये हमने दिखा दी गुडविल। अब इसमें हमारे को क्या है, नए साझेदार की जो है कैपिटल है वो ज्ञात करनी है। जो पार्टनरशिप अकाउंट बना रहे हैं इसमें हमने पूंजी का प्रारंभिक शेष दिखा दिया, रिजर्व फंड हमने दिखा दिया, गुडविल हमने दिखा दी और रिवैल्यूएशन का लॉस दिखा दिया। नए साझेदार की कैपिटल ज्ञात करनी है,
नए साझेदार की कैपिटल ज्ञात करने के लिए हमारे को पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करनी होगी। समायोजित पूंजी यानी कि एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल हम कैसे ज्ञात करेंगे? सीआर साइड का टोटल लगाकर उसमें से डीआर साइड का घटा देंगे। सबसे पहले ए का देखो, ए का सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 58,000 और बी का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 34,000। अब देखो इसमें डीआर साइड में इसमें क्या 1,000 है, 58,000 में से ये 1,000 रुपये हम लेस कर देंगे तो इसका जो बैलेंस है वो आ जाएगा आपके 57,000। ये पूंजी का अंतिम शेष जिसको हम समायोजित पूंजी भी बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। अगर प्रश्न में नई पूंजी के बारे में नहीं दिया हुआ है तो समायोजित पूंजी ही नई पूंजी कहलाती है। तो ये तो हमने ए की ज्ञात कर ली। अब इसी प्रकार से हम बी की ज्ञात करेंगे। बी का सीआर साइड का टोटल जो 34,000 था उसमें से 500 रुपये डीआर साइड में ए की मदद ये घटा देंगे तो इसका डिफरेंस आ रहा है 33,500। ये आ गया इसका। अब इनका तो हम टोटल कर देंगे, इसका 58,000 और इसका 34,000। अब नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। देखो इसमें सी के आने के बाद में नया अनुपात दे रखा है 3:2:1। इसका मतलब है सी का हिस्सा कितना हो गया? 1/6। नए साझेदार का सी का हिस्सा 1/6 है। तो समायोजित पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे हमने समायोजित पूंजी दोनों की ज्ञात कर ली, तो रफ के अंदर पहले नीचे का टोटल लगा लो। 57,000 ए का है और 33,500 बी का है। टोटल लगा लो 90,500। फर्म की कुल पूंजी 1, उसमें 1 में 1/6 हिस्सा किसका है? सी का। फर्म की कुल पूंजी है 1 में 1/6 हिस्सा सी का है, तो शेष है वो कितना बचा आपके? 5/6। यानी कि ए और बी दोनों की समायोजित पूंजी मिलाकर के जो 90,500 हो रही है वो कितने हिस्से के बराबर है? 5/6 के बराबर। कैसे निकाला कि फर्म की कुल पूंजी है 1 में 1/6 तो सी का है, तो 1/6 सी का हमने घटा दिया तो शेष कितना बचा? 5/6। यानी कि ए और बी की दोनों की समायोजित पूंजी जिनका जो हमने ये टोटल लगाया था 90,500, ये कितने हिस्से के बराबर है? 5/6 के बराबर। तो कैसे निकालेंगे कि चूंकि 5/6 हिस्से के बराबर पूंजी होती है 90,500, तो सी का हिस्सा कितना है? 1/6। तो 1/6 के लिए कितनी होगी? ये संख्या इधर चूंकि ये संख्या नीचे आती है, बटे में है तो पलट जाएगी आपकी 6/5 और इसका हो जाएगा 1/6। ये 6 से 6 कट गए, 18,100। यानी कि 1/6 हिस्से के लिए सी की पूंजी कितनी आ रही है? 18,100 रुपये। इसका मतलब है सी कैपिटल कितने लेकर आएगा? 18,100 रुपये। तो अब सी की कैपिटल दिखा देंगे बाय कैश। इस प्रकार से ज्ञात की। अगर नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी है तो हमेशा इसी तरीके से ज्ञात करनी पड़ती है। सबसे पहले पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात कर लेंगे और समायोजित पूंजी ज्ञात करके उसका टोटल कर लेंगे और फिर फर्म का कुल लाभ है 1, उसमें नए साझेदार का हिस्सा घटाने के बाद में, जैसे इसमें नए साझेदार का जो हिस्सा था 1/6, उसको घटाने के बाद में 5/6 बचा, तो इन दोनों की पूंजी 5/6 हिस्से के बराबर थी। तो जब 5/6 के लिए पूंजी इतनी है तो 1/6 के लिए कितनी होगी? 18,100 रुपये। अब ये हमने ज्ञात कर ली है, तो अब बैलेंस शीट में भी सी का कितना आएगा? 18,100। इस प्रकार से आपके ये पार्टनरशिप अकाउंट बन गया। अब हमारे को बनानी है इसकी बैलेंस शीट। देखो हमने पार्टनरशिप अकाउंट बना लिया, अब बैलेंस शीट। पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसकी सहायता से हमारे को बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दे रखा है डेटर्स। इसमें पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जो डेटर्स दे रखे हैं वो थे 37,000, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है
कि 500 रुपए के जो देनदार है उसकी मृत्यु हो गई है, उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो 37,000 रुपए में से 500 रुपए कम कर देंगे, तो हमारे जो देनदार है वो कितने बचे? 36,500। तो जब देनदार कम हो गए तो कम करके दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है आपके स्टॉक। क्वेश्चन में क्या है, स्टॉक के बारे में कोई सूचना नहीं है, स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो स्टॉक का जो मूल्य 20,000 था उसी मूल्य पर दिखा देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो नया मूल्य है क्वेश्चन में दे रखा है 28,000, तो 28,000 रुपए पर दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद में फिर दे रखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग का इसमें जो मूल्य है पहले पुरानी बैलेंस शीट में 25,000 था और बिल्डिंग के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको भी हम उसी मूल्य पर दिखा देंगे। ये आपके बिल्डिंग 25,000 की। पेटेंट का मूल्य समाप्त हो गया था इसलिए उसको हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक नई एसेट्स आई थी कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मूल्य है 2600 रुपये, उसको हम दिखा देंगे। ये 2600 रुपये एसेट्स बॉक्स में दिखा देंगे। अब आता है आपके कैश। देखो इसमें जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें पहले का कोई कैश बैलेंस नहीं है, पहले का कैश बैलेंस नहीं था, लेकिन अब हमारे पास कैश कौन सा आया? देखो एक तो इसमें नया साझेदार कैपिटल के लेकर आया 18,100 रुपये कैश के, एक तो कैपिटल के रूप में लेकर आया। इसके अलावा नया साझेदार गुडविल के लेकर आया था और गुडविल का पैसा फर्म में रखा गया, निकाला नहीं गया है, इसलिए वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 10,000 रुपये उसके गुडविल के थे। इस प्रकार से टोटल कैश हो गया आपके 28,100, तो कैश दिखा देंगे हम 28,100। ये हो गया कैश बैलेंस। अब इसमें एसेट्स पक्ष में अब और कोई मद नहीं। अब देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे रखा है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 है। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कैश में से भी कम कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट जैसा दे रखा है वैसा भी हम दिखा सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 था, 12,000 हम दिखा देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद में इसमें रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड को साझेदार में बांट दिया गया था इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसको भी हम नहीं दिखाएंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो थे हमारे 20,000 थे, और उस 20,000 में से हमने डिस्काउंट का प्रोविजन बनाया था और 2%, तो 2% कितना था? 400 रुपये, तो ये बचा आपके 19,600। ये लेस करके दिखा देंगे तो क्रेडिटर्स हमारे 19,600 बचे। अब इसमें देखो आपके लायबिलिटी साइड में यही मदे हैं। अब दिखा देंगे हम कैपिटल। कैपिटल ए, बी और सी। ए की कैपिटल है वो आ रही है 57,000, बी की कैपिटल आई है 33,500 और सी की कैपिटल आई है 18,100 रुपये। अब इसके अलावा कोई मद नहीं है, तो अब हम इसका टोटल लगा देंगे। एक 1,40,200 और इसका टोटल भी आपके यही आना चाहिए। दोनों का टोटल हो गया आपके बराबर। अब देखो इसमें ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये नवा जो इलस्ट्रेशन किया है, इसमें बाकी एडजस्टमेंट ऐसे थे जो हमने पहले किए थे। इसमें केवल नए साझेदार की कैपिटल नहीं दे रखी थी, और नए साझेदार की जो कैपिटल अगर नहीं दी हुई होती है तो पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है उसके बेस पर हम ज्ञात करते हैं। अब देखो इसी पैटर्न का आपको क्वेश्चन करना है। आपके बुक में पेज नंबर 86 पर
पेज नंबर 86 पर आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको सोल्व करना है। इसमें भी क्या है, नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी है और नए साझेदार की पूंजी उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जैसे हमने इस इलस्ट्रेशन में की है। तो इसमें आपको ये एक तो ये जो इलस्ट्रेशन है नौवां, ये आपको फिर से रिपीट करना है और इसको रिपीट करने के बाद में जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 86 पर, वो आपको सोल्व करना है।